हम बात कर रहे हैं नगरोटा की। जम्मू कश्मीर 29 नवंबर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने सेना के कैंप पर हमला किया। 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया, लेकिन इस ऑपरेशन में 2 अफसरों समेत 7 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। बात करते हैं उड़ी की। जम्मू और कश्मीर 18 सितंबर सेना के कैंप पर हमला हुआ। 18 सिपाही शहीद हुए। इस ऑपरेशन में 4 आतंकवादी मारे गए। उससे पहले पठानकोट में 2 जनवरी इसी वर्ष की हम बात कर रहे हैं, 2016 की, वायुसेना के एक बेस पर हमला हुआ। 4 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने के लिए हमारे 7 वीरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। देश में जम्मू और कश्मीर की अगर बात करें तो छोटे बड़े कई आतंकी हमले सेना के कैंपों और काफिलों पर हुए हैं। आखिर कैसे होगा बॉर्डर का बंदोबस्त? हमारे साथ हैं पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वेद मलिक। कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान को हमारी सेना ने आप ही के नेतृत्व में मात दी थी, शिकस्त दी थी। स्वागत है आपका जनरल वेद मलिक। मंच पर अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल बिक्रम सिंह को। 2 वर्ष पहले तक आप थल सेना अध्यक्ष थे, कमांडो डैगर के विजेता हैं और आप दोनों सिख लाइट इन्फेंट्री के अफसर हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों जनरलों ने सिख लाइट इन्फेंट्री की टाई पहनी है। एक ही पलटन, एक ही रेजिमेंट की टाई दोनों अधिकारियों ने पहनी है। जनरल, मेरा पहला सवाल, क्या यह प्लान्ड था या यह कोइंसिडेंस है कि सेम टाई है? Both of us belong to the same regiment and we are both proud of it. But the difference is that I'm using a red color hanky. He's using a different color hanky, just to tell you who's senior and who's junior. अच्छा, वैसे ये आप जानते हैं कि मैं जानता हूं, क्योंकि कारगिल की लड़ाई के दौरान आप थल सेना अध्यक्ष थे, आप मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में थे। वो लड़ाई में कवर कर रहा था और दोनों को बहुत तंग किया करता था खबरों के लिए, लेकिन दोनों दे वर वेरी काइंड, समय निकालकर खबर देते थे और समझाते थे कि मिलिट्री ऑपरेशंस किस तरह से चल रहे हैं। लेकिन जनरल मलिक, सबसे पहला सवाल आपसे कि एक पठानकोट में आतंकी हमला होता है, फिर उड़ी में आतंकी हमला होता है, फिर नगरोटा के सेना के कैंप पर हमला होता है, तो आखिर इतने हमले क्यों हो रहे हैं? कहां बंदोबस्त में कमी है? आतंक के हम इन शाखाओं को तो काट देते हैं जब आतंकवादियों को मारते हैं, लेकिन उस पेड़ को, उसकी जड़ों को क्यों नहीं काटते? इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 1.5 साल से तकरीबन ये आतंकी हमले, इन्फिल्ट्रेशन और एलओसी के ऊपर फायरिंग ये ज़्यादा हो गई है। मेरा मानना ये है कि ऊफा एग्रीमेंट जब से पाकिस्तान उसमें बैक ट्रैक कर गया, पीछे हट गया, वहाँ से आगे डिस्कशन टेररिज्म के ऊपर नहीं हुआ, तब से ये ज़्यादा चल रही है। देखो, आतंक की जो हमले हैं उसकी 2 जड़ें हैं पाकिस्तान में। एक जड़ है पाकिस्तान आर्मी और दूसरी जड़ है वहाँ के जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस, और दोनों में आपको मालूम है कि मिलाव है आपस में। वो मिलजुल कर काम करते हैं। मेरा ये मानना है कि जब तक इन दोनों को हम वहाँ डिफीट नहीं कर पाएंगे, तब तक ये आतंकी हमले जो हैं कभी ज़्यादा कभी कम, क्योंकि यही स्ट्रैटेजी वो फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान यही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम। इसको हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। कैसे होगा ये एलिमिनेट? क्योंकि जनरल सिंह, मेजर कुणाल, मेजर अक्षय, मेजर उन्नी कृष्णन, कर्नल एम राय, हम लोग इतने, कर्नल महादिक, इतने वीर रणबांकुरों के हम नाम सुनते हैं जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे दिया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है साल दर साल। समाधान क्या है? कैसे आतंक को और पाकिस्तानी सेना को शिकस्त दी जाए? देखिए, कैन यू हियर मी प्लीज? या
देखिए, जो जो जनरल साहब ने बताया, जनरल मलिक ने, और जो कार्रवाई हम कर रहे हैं, जैसे कि आपने ये ट्रांस एलसी जो सर्जिकल स्ट्राइक्स को देखा, ये टैक्टिकल ऑपरेशंस हैं। देखिए, जो जो दो टेररिस्ट ग्रुप्स, तंजीमें जो हमारा खून बहा रही हैं, वो है लश्कर-ए-तौयबा और दूसरी है जैश-ए-मोहम्मद। ये दोनों को जो है शय मिल रही है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान की सेना की तरफ से, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड उनका जो मुल्क है, उनकी जो नेशनल पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी तरफ से भी उनको काफ़ी शय मिल रही है और सपोर्ट मिल रही है। और यही एक कारण है कि आज, और दूसरी साथ में बात यह है कि ओइंग टू सर्टन इनएडिक्वेसीज इन द एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान के अंदर जब बाढ़ आई या और कई हादसे हुए, तो लश्कर-ए-तौयबा ने उन जो इनएडिक्वेसीज थी उनको पूरा किया, उनको भरा। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने स्कूल खोल रखे हैं, उनके हेल्थ क्लिनिक्स हैं, जब बाढ़ आती है तो वो जो वहाँ की आवाम है उनकी मदद करते हैं। तो इसके कारण जो लश्कर-ए-तौयबा है ख़ास तौर पे, ये एक अपनी एक्सेप्टेबिलिटी, एक अपनी रेलेवेंस जो है वो बना चुका है अपने पंजाब प्रोविंस के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। तो उनको जो शय मिल रही है, जो एक ताकत मिल रही है पाकिस्तान में, वो इतनी मजबूत है, और ख़ास तौर के पाकिस्तान की फ़ौज से। जब तक हम उसे नहीं टारगेट करेंगे, ये कार्रवाई करते रहेंगे। हम मुड़ जवाब देते हैं लश्कर-ए-तौयबा को, जैश-ए-मोहम्मद को, एलसी के ऊपर, लेकिन हमें जो उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो मुरीदके के अंदर उनके हेडक्वार्टर्स हैं लश्कर-ए-तौयबा के, भावलपुर के अंदर हैं जैश-ए-मोहम्मद के, वहां पे हमें उन्हें ठोकना है। और ठोकना कैसे है, हमें जरूरी नहीं हम खुद करें, पाकिस्तान के अंदर बहुत लोग मिल जाएंगे जो कि पैसे के लिए काम कर देंगे, और हमें ये कैपेबिलिटी तैयार करनी है, एसिमेट्रिक कैपेबिलिटी तैयार करनी है। तो अनलेस वी डू दैट, यू हैव टू कट, लोहे को लोहा काटता है। यू कैनॉट अफोर्ड टू यूज कन्वेंशनल रिसोर्सेज एक एसिमेट्रिक जो एक थ्रेट है उसके खिलाफ। आपको एक एसिमेट्रिक कैपेबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, ना कि अपनी वो कैपेबिलिटी हो। वो कैपेबिलिटी अपनी होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उनकी आवाम को इस्तेमाल करते हुए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि प्रश्न जनरल मलिक यहां यह उठ रहा है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को या पाकिस्तानी सेना को हम या तो नियंत्रण रेखा पर झेल रहे हैं, अपने घर के दरवाजे पर, या फिर जब वो 26/11 मुंबई में हमला करते हैं वहां पर, या नगरोटा में, उड़ी में, हमारे अपने घर के अंदर, तो नुकसान हमारा ज्यादा होता है। क्यों नहीं हमारे पास, जब हम 40 साल से पाकिस्तान के आतंकवाद को झेल रहे हैं, एक ऐसी कारगर रणनीति है कि हम दुश्मन को उसके घर में, उसके गढ़ में घुसकर मारे? मेरे ख्याल में हमारी जो स्ट्रेटजी है ऑन दिस इशू अगेंस्ट पाकिस्तान, वो सही नहीं है। जनरल विक्रम ने आपको बताया, सही बताया कि जो जड़ें हैं, मैंने 2 बोली, उनको जब तक आप काटेंगे ही नहीं, तो तब तक तो वो पेड़ चलता रहेगा। और अभी तक जो हमने क्या कोशिशें की हैं, फायरिंग होती है या रेड्स होती हैं तो एलओसी के ऊपर होती हैं, लेकिन हम कभी स्ट्रेटेजिक डेप्थ में नहीं गए। जनरल विक्रम सिंह ने आपको बोला कोवर्ट ऑपरेशन के बारे में, जो कैपेबिलिटी थी उसको हमने एक टाइम के ऊपर ख़त्म कर दिया। तो इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ नॉट ओनली कोवर्ट ऑपरेशन करने की कैपेबिलिटी बनानी पड़ी, पर उसके साथ साथ में हमको जो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है या डिप्लोमेसी है और मिलिट्री पावर है, ये सबको इकट्ठा करके आपको होलिस्टिकली एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। आप डिप्लोमेसी में कभी कामयाब नहीं होंगे अगर आपके पीछे फोर्सेस स्ट्रांग नहीं है, आपको स्ट्रांग मिलिट्री बैकिंग नहीं है। ऐसे हालात में डिप्लोमेसी तभी सक्सेसफुल होती है जब आपके साथ में पीछे एक स्ट्रांग मिलिट्री बैकिंग हो। नहीं, लेकिन स्ट्रांग मिलिट्री बैकिंग की तो हम बात करते हैं, स्ट्रांग मिलिट्री की तो हम बातें करते हैं, लेकिन अगर वो हमारे ही घर में घुसकर हमारी ही मिलिट्री को मारने लगते हैं, तो इससे तो सेना का भी मनोबल गिरता है, देश का भी मनोबल गिरता है। और एक अगर हमला हुआ पठानकोट में तो गलती, फिर हुआ उड़ी में दूसरी गलती, अब हो गया नगरोटा में, तो कहां हम गलत जा रहे हैं? जनरल विक्रम सिंह आप भी और फिर जनरल सिंह आप भी, वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग सर? जनरल मलिक ने जो कहा मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, हमें जो अपनी तजवीज़ है, जो हमारी स्ट्रैटेजी है, इस प्रकार से बनानी पड़ेगी कि देखिए कौन कौन ताकत दे रहा है टेररिस्ट को, हमने ये समझना है। पाकिस्तान के अंदर उनको टेररिस्ट, उनकी बेसिकली जो आर्मी है वो दे रही है। तो जब तक आर्मी को हम पनिश नहीं करेंगे थ्रू किनेटिक, थ्रू नॉन किनेटिक मीन्स, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, ओवर्ट, कोवर्ट ऑपरेशन के साथ में,
पाकिस्तान की फौज जो है वो हमारा कहना नहीं मानेगी, ना वो इस चीज को मानेगी। देखिए, पाकिस्तान ने कश्मीर का जो एक मुद्दा है और भारत के खिलाफ जो एक उनका एंटेगनिस्ट एक रवैया है, उसके तहत उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट, एक बड़ी प्रिविलेज स्टेटस अपनी पाई है अपने वातावरण के अंदर, अपनी इंटरनल सिक्योरिटी डोमेन के अंदर, अपने दायरे के अंदर। तो वो उसे खोना नहीं चाहेंगे, इस करके वो हमेशा कायम रखेंगे कि कश्मीर जलता रहे, प्रॉब्लम चलती रहे। हमें क्या करना है, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी मुल्क को बनानी पड़ेगी, जिसका कि कुछ अंग आपने देखा होगा उड़ी के बाद आए थे, और मैं टेलीविजन चैनल पे आया था, जल साहब भी आए थे, हमने कुछ उसके बारे में बताया था। जैसे इट हैज टू बी अ मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी। एक सिर्फ जो सेना है वो ये चीज हल नहीं कर सकती है, हमें अपना डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंफॉर्मेशनल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, इंटेलिजेंस, जितने हमारे एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैं, उनको हमने एक तालमेल के साथ में इस्तेमाल करते हुए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पाकिस्तान की सेना है उनके ऊपर हमने ये प्रेशर डालना है। और इसके साथ साथ कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने बात की थी बलूचिस्तान की, अगर हम पाकिस्तान के अंदर उनकी जो इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स हैं उनके अंदर थोड़ा बढ़ावा देते हैं, तेल फेंकते हैं, जो कि हमारे मुल्क में वो कर रहे हैं, तो हमें क्या रोकता है हमें करने के लिए, हमें वो करना चाहिए। तो जब हम तेल फेंकेंगे उसकी इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स के अंदर, तो यकीनन पाकिस्तान की फौज अपनी तरफ अंदरूनी जो मामला उनका माहौल है उसको देखेगी, ना कि कश्मीर में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है। हमने इनकी जो एक नजर है जो इस वक्त बाहर की तरफ है, उसे हमने घुमा के अंदर इंटरनल उनको अंदर अपनी जो मुल्क के हालात हैं वहां पे करवानी है, और वे तभी होगा जब हम उनका खून बहाएंगे थ्रू एसिमेट्रिक मींस। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। तो बॉर्डर का बंदोबस्त अगर हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तानी सेना का खून बहाना आवश्यक है। पाकिस्तान, अब तक ये धारणा रही है कि पाकिस्तान डिसाइड करता है कितनी गोली चलानी है, वो चलाते हैं। अगर वो स्मॉल आर्म्स चलाते हैं तो हम स्मॉल आर्म्स से रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर वो मोटर चलाते हैं तो हम मोटर चलाते हैं। क्यों ना ऐसा हो कि अगर वो गोली चलाते हैं 1, हम चलाएं 10, वो चलाएं मोटर, तो हम चलाएं 155 मिलीमीटर बोफोर्स तोपे जो आपने चलवाई भी थी, उससे वो शांत भी हुआ था और आपके पास आया भी था मांगने की भैया शांति सुलह कर लो, और रमजान सीज फायर हुआ था 2003 में। गौरव, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम कभी भी डिफेंसिव ऑपरेशन से एक दुश्मन को डिफीट नहीं कर सकते। यू रिक्वायर ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफेंसिव ऑपरेशन एज वेल एज ऑफेंसिव ऑपरेशन। आप देखेंगे कि अभी तक बहुत कम लीडर्स ने मिलिट्री को, आर्मी को इजाज़त दी है या उनकी कैपेबिलिटी, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई है जिससे वो ऑफेंसिव ऑपरेशन कर सके। अभी आपने जो भी इंसिडेंट बताए पठानकोट या नगरोटा या उरी वगैरह, नो बिकॉज हम लोग सब डिफेंसिव ऑपरेशन कर रहे हैं, और डिफेंसिव ऑपरेशन में कहीं ना कहीं तो वो सरप्राइज करेंगे। सो मेरा ये मानना है कि सिर्फ डिफेंसिव ऑपरेशन के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, पॉलिटिकली, मिलिटरीली हमको ऑफेंसिव ऑपरेशन कैपेसिटी भी बढ़ानी चाहिए, और जब जरूरत पड़ती है तो वो करने भी चाहिए जी। इसके आई मीन वॉट एवर ही हैज सेड, जनरल विक्रम ने बोला, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। उसके साथ में मैंने एक अपना पॉइंट ऐड किया है जी। तो जनरल विक्रम, जो अभी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, क्या उन सर्जिकल स्ट्राइक्स का असर पड़ेगा पाकिस्तान पर, क्योंकि एक ऑफेंसिव कैपेबिलिटी दिखाई भारत ने? नहीं, देखिए जहां तक सवाल है, देखिए जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है, जो हम बात कर रहे थे अभी नेशनल स्ट्रेटजी की, नेशनल स्ट्रेटजी के जो भिन्न भिन्न अंग होते हैं, जिसमें इकोनॉमिक मैंने बता दिया, डिप्लोमेटिक सारे, इसमें मिलिट्री स्ट्रेटजी भी एक अंग होती है। तो मिलिट्री स्ट्रेटजी के तहत हमें निहायत जरूरी है कि हम जो एक मॉरल एसेंडेंसी है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, उसे हम मेंटेन करके रखें। और जो मॉरल एसेंडेंसी है वो आती है जब हम ऐसी कार्रवाई करते रहें, फायर असॉल्ट्स करते रहें, दुश्मन के ऊपर अट्रिशन करते रहें, उनके बंदों को मारते रहें, उनका जो माली नुकसान है उसे करते रहें, उनका जो कॉम्बैट पावर है उसके ऊपर अट्रिशन डालते रहें। तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड करिए कि ये जो कार्रवाई थी, ये एक टैक्टिकल ऑपरेशन था विद द इंटेंट ऑफ गिविंग अ स्ट्रेटेजिक मैसेज टू पाकिस्तान एंड टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। और क्या मैसेज था कि देखिए हमारे में ताकत है, हमारे में वो जज्बा है, हमारे में वो रिजॉल्व है पाकिस्तान को हिट करने के लिए। लेकिन प्लीज नोट करिए कि ये एक टैक्टिकल ऑपरेशन था। जब वो टैक्टिकल ऑपरेशन था तो इसको ये टैक्टिकल दायरे के अंदर रह जाता है। तो ये इसका जो इंप्लीकेशन मैसेज आपने दे दिया जो कि इंटेंट था, लेकिन क्या इससे सैल्यूटरी इफेक्ट पड़ेगा जो जैश-ए मोहम्मद और लश्कर तौबा तंजीमें हैं? मैं समझता हूं नहीं। तो जन साहब, इसको बार बार करने की जरूरत है
जब भी हमारे देश में आतंकी हमला हो और पता चले पाकिस्तान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो बार बार घुस के पाकिस्तान को मारने की आवश्यकता है? क्या ये अब आगे की रणनीति होनी चाहिए? और अब मुरीद के जाकर हाफिज सईद को या बहावलपुर जाकर मसूद अजहर को, इनको टारगेट करने की आवश्यकता है भारत को? सबसे ज़रूरी है कि वैसी कैपेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए और उसके बारे में उनको ये भी पता होना चाहिए ये हम कर सकते हैं। पॉलिटिकल विल इज देयर। जो आपने टैक्टिकल ये रेड का बताया था, सर्जिकल रेड कहते हैं उसको, सर्जिकल स्ट्राइक जो भी बोलते हैं, वो टैक्टिकल ऑपरेशन था, जैसे जनरल विक्रम सिंह ने बताया। वो मैसेज था, पहली बार एक वो मैसेज पॉलिटिकल अथॉरिटी से गया है। ऐसे ऑपरेशन हम पहले भी करते थे, लेकिन हमको कोई इजाज़त नहीं देता था। हम अपने शोल्डर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो करते आए हैं। मैंने भी किए हैं, इन्होंने भी किए हैं। वही मैं आपसे पूछना चाहता था। एक रिपोर्ट मेरे को एक मेरे सेना में सूत्र ने बताई थी, जो आप दोनों ने कंफर्म नहीं की। आप उस समय आर्मी चीफ थे, आप शायद एक डिव कमांडर थे। नियंत्रण रेखा के उस पार जाकर एक आतंकी हमले के बाद आपने पाकिस्तानी सेना के बेस को टारगेट किया था। क्या यह सच है और क्या अब आप उसकी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? और क्या क्या थी वो बात? नहीं, मैं डिटेल नहीं शेयर करूंगा, पर मैंने जैसे आपको बोला कि ऐसे हमने कई बार रेड किए हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने अपने आप ली, क्योंकि किसी ने हमको करने के लिए इजाज़त नहीं दी थी। बल्कि हम लोग कई बार डरते थे। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम वो करेंगे, ऐसी कार्रवाई करेंगे, तो MEA या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस या ये हमारे से सवाल पूछने लग जाएंगे कि आपने क्यों किया। तो कई बार किए हैं ऐसी बात। फ़र्क उनमें और जो अभी हुआ है ये है कि इस बार पॉलिटिकल अथॉरिटी ने आपको बोला है कि आप करके आओ। तो सो दैट इज अ मैसेज विच हैज़ गॉन। एंड मेरा मैसेज और प्राइम मिनिस्टर का मैसेज में बहुत फ़र्क है। तो ये जो नरेंद्र मोदी सरकार ने कदम लिया सर्जिकल स्ट्राइक करने का, इसका मैसेज जाएगा पाकिस्तान के ऊपर? और क्या मैसेज जाएगा? मैसेज जो है वो तो ज़रूर गया है, लेकिन उसके बाद में सिर्फ एक के ऊपर छोड़ देना, तो वो थोड़ी देर के बाद में मैसेज ढीठ है। पाकिस्तानी सेना समझेगी नहीं, बार बार मारने की जरूरत है। बट मिलिट्री टारगेट आपने टारगेट किया था एक समय, ये सच है? पाकिस्तानी सेना का एक कैंप टारगेट किया था आपने? नहीं, वो जो आप बात कर रहे थे वो जनरल मलिक शायद एक बड़े ही अंडरस्कोर्स दी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैल्यूज ऑफ ह्यूमिलिटी, तो इन्होंने बताया नहीं है। इनके टाइम पे एक बहुत ही बेहतरीन ऑपरेशन हुआ था। मैंने वही डिवीजन कमांड किया जिसकी ये बात कर रहे थे। ये उस टाइम चीफ थे। उस वक्त 10 डिव जनरल पाठक थे पैरास के, वो कमांड कर रहे थे। 52 ब्रिगेड के अंदर एक ग्रेनेडियर्स की बटालियन थी, जिसने ट्विन टावर्स एक पोस्ट है पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर 20 पाकिस्तानियों को मारा था एक अफसर के साथ। क्यों सर, मैं ठीक बोल रहा हूँ? तो ये ह्यूमिलिटी के कारण बोल नहीं रहे थे, मैं इनको बता रहा हूँ। तो ऐसे कई ऑपरेशन हुए हैं, ये होते रहे हैं। हमने भी उनको छोड़ा नहीं है। मैं आपको बता दूं, सिर्फ फर्क ये है, वी आर अ वेरी रोबस्ट डेमोक्रेसी, वी रिस्पेक्ट जिनीवा कन्वेंशंस, और उसके तहत जो हमारे रूल्स हैं वो हमें अलाउ नहीं करते हैं चंद एक हमारे ऑपरेशंस को पब्लिक डोमेन में डालने के लिए, जो कि पाकिस्तान आर्मी टेररिस्ट को इस्तेमाल करते हुए करती है। हम नहीं करते, वो हमारे भी सेना वही कर रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपको इसके अंदर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली क्या है, आप टीवी के अंदर वो चीजें नहीं देख सकते हैं जो कि पाकिस्तान की सेना और उनके टेररिस्ट दिखाते हैं। पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आतंकवादियों में वर्दी के अलावा क्या कोई फर्क है? कोई खास नहीं। आप जहां पर सेना का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, अपने आदमियों को ऐसी जगह पर नहीं भेजे जाते हो जहां से वो शायद लौट के नहीं आए, तो आप आतंकवादियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको उनको पेंशन नहीं देनी पड़ती, आपको बड़े सस्ते में आपको वो मिल जाते हैं, और आपको उनको ज़्यादा ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा नहीं करना पड़ता। और ये बात भी समझने की है कि पाकिस्तान ऐसी टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी दोनों ये 1947-48 से शुरू कर रहा है। आपको याद होगा, जो मेरी उम्र के लोग हैं, कि जब 47-48 में रेडर्स आए थे पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के अंदर, तो सबसे आगे ये रेडर्स थे, कबायली थे, उसके साथ साथ में सेना चल रही थी, और उसके बाद में सारा ऑपरेशन सेना ने टेक ओवर किया।
और जो कारगिल वॉर के अंदर भी पहले पहले उन्होंने यही सारे इंडिकेशन दिए कि ये लोग हैं। जो आगे लोग आए उनको सलवार कमीज़ पहना के, काली सलवार कमीज़ पहना के भेज दिया। फिर बाद में हमने उनको देखा कि इनमें से कोई वहाँ पर आतंकवादी था ही नहीं, सारी की सारी सेना थी। तो ये टैक्टिक्स वो हमेशा इस्तेमाल करते रहे हैं, हमने नहीं ऐसी बात कभी की। तो क्यों नहीं एक राष्ट्रीय स्तर पर एक बात ये इसलिए नहीं की क्योंकि ये जेनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है, और इसके बीच में जो लॉज ऑफ वॉर वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, तो वो आपको इजाज़त नहीं देता कि इस तरीके से आप मिक्स करके लोगों को भेजो। नहीं तो दुश्मन तो कोई रूल नहीं मानता, हम हर रूल माने, ऐसे कैसे जीतेंगे पाकिस्तान जैसे एक दुश्मन से? क्योंकि जनरल विक्रम सिंह 1947 से पाकिस्तान का वही रवैया है, पहले आतंकवादी भेजते हैं, फिर आतंकवादियों के कपड़ों में अपनी सेना को भेजते हैं। 1965 में यही किया, 1971 में यही किया, 71 में उनके देश दो टुकड़े हो गए, लेकिन उनकी रणनीति नहीं बदली। तो तब से अब तक हमारे देश में कोई नीति ही नहीं है पाकिस्तान से लड़ने के लिए या उसका आतंकवाद झेलने के लिए। देखिए, जो हमारे मुल्क का जो एक रवैया रहा है, एक नज़रिया रहा है, वो बड़ा आइडियलिस्टिक था। एंड आइडियलिस्टिक रवैया होता है, यू बिलीव इन द आइडियल्स ऑफ सोसाइटी, ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, और आप समझते हैं कि ये आइडियल्स जो हैं आपको देश को आगे लेके जाएंगे। बट यू गॉट टू बी रियलिस्टिक, एंड रियलिस्टिक जो एक नज़रिया है, वो जो रियलिस्टिक कंसिडरेशंस हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि मुल्क को क्या करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आज एक वो तब्दीली आ रही है, एक आइडियलिस्टिक माहौल से, एक आइडियलिस्टिक थॉट प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट इज टुडे ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ रियलिस्टिक थॉट प्रोसेस। आपने देखा होगा जो कार्रवाई उरी की हुई है, ये निहायत जरूरी है। आपको चलना पड़ेगा जो एनवायरमेंटल रियलिटीज हैं उनके तहत। आप एक आइडियलिस्टिक बन के नहीं जी सकते हैं ऐसे मुल्क के अंदर, खासकर पाकिस्तान के साथ में। तो अगर हमारा अभी तक कोई स्ट्रेटजी नहीं बनी है, कारण सिर्फ यही था कि ठीक है वो हमें बीट कर रहे हैं, आप उनको जफ्फियां डालते रहो, आप उनको मिलते रहो, उनके साथ में वाजवान खाते रहो और कबाब खाते रहो और चलता रहेगा। नहीं, जो अब नीति अभी अपनाई गई है, हमें थोड़ा सा एक सख्त नजर से देखना पड़ेगा पाकिस्तान को कि बहुत हो गया, इससे ज्यादा आगे हम नहीं कबूल करेंगे, ना करेंगे। और साथ ही साथ हमें एज पार्ट ऑफ नेशनल स्ट्रेटजी हमें ब्लीड करना है। सीधी सी बात है, उनको उनके घर के अंदर अगर वो हमें ब्लीड कर रहे हैं, हमें उन्हें ब्लीड करना है, और उसकी काबिलियत हम पैदा कर सकते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे पक्का यकीन है, कीपिंग इन माइंड द विजडम ऑफ आवर प्लानर्स टुडे इन द कंट्री, ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी अगर नहीं हुई तो स्ट्रैटेजी जो है एक ऑल एनकम्पसिंग है। आप बॉर्डर के ऊपर फायर करके ये लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। आपको उनके गट्स के अंदर जाके उनको हिट करना पड़ेगा, टेररिस्ट को, उनके बेसिस को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, उनकी जो रेलेवेंस है उसे बर्बाद करना पड़ेगा, उनकी जो उन्होंने एक अपनी होंद बनाई है वहां पे उसे बर्बाद करना पड़ेगा। और साथ ही साथ पाकिस्तान आर्मी को इनवर्ड देखने की आपको एक क्षमता पैदा करनी पड़ेगी, और वो तब होगा जब हम उनको बीट करेंगे बलूचिस्तान के अंदर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर और जगह पे जहां पे उनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ये हमें करना पड़ेगा। तो क्या ये केवल सरकार को करना है, क्या ये केवल सेना को करना है, या फिर इस कमरे में बैठे या इस देश में जितने भारतीय हैं सबको उसमें शामिल होना पड़ेगा? क्योंकि जो पाकिस्तानी आतंकवाद है वो केवल सरकार को या सेना को नहीं मार रहा है। 26/11 मुंबई में हमने देखा, वो आम भारतीयों को मार रहे हैं, और आतंकवादी घटनाएं देश भर में हो रही हैं, चाहे वो अहमदाबाद हो, जयपुर हो, बेंगलोर हो, देश भर में पाकिस्तानी आतंकवाद हमें मार रहा है। देश के लोगों को क्या करने की आवश्यकता है? क्योंकि कुछ देर पहले अनुष्का शर्मा मंच पर थी, उन्होंने वो कहा कि फिल्मों में कुछ करने से होगा नहीं होगा। क्या आप दोनों की दृष्टि में क्या भारतीयों को यह भी करना पड़ेगा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस पाकिस्तान से हटा लेना होगा? क्या इंडस वाटर ट्रीटी को एक बार दोबारा देखने की आवश्यकता है कि एब्रोगेट ना करें, लेकिन जितना पानी भारत का बनता है पूरा हम उसको अख्तियार करें, उनकी पिक्चरें ना देखें, उनका सामान ना देखें तब तक जब तक वो आतंकवाद फैला रहे हैं? जनरल मलिक, देखो, पहले तो जैसे हम दोनों ही बोल रहे हैं कि इट हैज़ टू बी ए होलिस्टिक पॉलिसी, जिसके बीच में सरकार के जितने भी सारे अंग हैं उनको इकट्ठा मिलकर सिनर्जी के साथ में एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है। ठीक है, और उन्होंने डिटेल भी दी हैं। दूसरी बात सरकार की पॉलिसी की बात है। कई सरकारें होती हैं जो अपने आप पॉलिसी खुद बनाती हैं, और कई सरकारें होती हैं जिनके ऊपर प्रेशर डाल के जनता उनको मजबूर करती है पॉलिसी चेंज करने के लिए।
और जब तक हम पाकिस्तान के साथ में 14 अगस्त और 15 अगस्त को दिए जलाते रहेंगे वाघा बॉर्डर के ऊपर, या यहाँ पर कितने, मुझे मालूम है कितने पीसनिक हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बातचीत करना मांगते हैं। कई बार हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसा कहती हैं, और इस वक्त आप देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज इतनी अनडिवाइडेड हैं आपस में, इतनी डिवाइडेड हैं आपस में। तो जब तक ये पूरी इकट्ठे मिलकर हम प्रेशर नहीं डालेंगे या उसको सरकार के ऊपर हम समझाएंगे नहीं कि ये करना है, तो पॉलिसी नहीं चेंज होगी। तो पॉलिसी चेंज करने के लिए या तो वो खुद करें, अगर नहीं करते हैं तो पूरी जनता को, पूरे देश को इकट्ठा मिलकर उनके ऊपर दबाव डालना पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे वी कैन डू इट। गौरव, आई फुली एंडोर्स व्हाट जनरल मलिक हैज सेड, पर इसके साथ साथ एक दो चीजें मैं और बताना चाहूंगा कि देखिए, कोई भी हमारे मुल्क की कार्रवाई जो प्रेशर डालेगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन पाकिस्तानी आर्मी, और वो प्रेशर कैसे डालेगी? देखिए, जैसे बात कर रहे थे, मुझे इन्होंने बताया, दो माइंड यू आई ट्राई एंड स्टे अवे फ्रॉम कंट्रोवर्सीज, perhaps I'll breach this code of conduct of mine to put across a point of view which definitely will create a controversy from my side. I feel we should not be engaging them on any front. I personally feel. उससे क्या होगा? देखिए, जो चाहे वो एलीट कम्युनिटी है पाकिस्तान की, चाहे वो मिडिल रंग के लोग हैं, चाहे वो गरीब हैं, जब वो देखते हैं कि जो उनकी इकोनॉमी है उसके ऊपर असर पड़ रहा है, जब वो देखते हैं कि उनकी पिक्चरें जो हैं वो यहाँ नहीं चल रही हैं और ना कोई वहाँ पे हम उनके साथ में तालमेल कर रहे हैं, तो एक इनडायरेक्ट प्रेशर जो है उस वातावरण में पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर बनेगा, जो कि आज एक बड़ा एलिटिस्ट, एक बड़ा प्रिविलेज स्टेटस और कवेटेड स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं? वो हमें कश्मीर के मुद्दे को उठा के कायम कर रहे हैं और पाकिस्तान को एक दुश्मन बना के वो ये उन्होंने हासिल किया हुआ ये अपना स्टेचर, इस स्टेचर को नीचे करने के लिए, ताकि ये एक इंस्टीट्यूशन बन जाए जो कि एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको सुने। आज पाकिस्तान में क्या है? आज पाकिस्तान में कंट्रोल डेमोक्रेसी है। आपका क्या मतलब है कि नवाज शरीफ साहब हुकूमत चला रहे हैं? नहीं, सेना चला रही है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। अगर ये माहौल है तो हमें प्रेशर डालना है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर, ताकि वो कम से कम थोड़ा सुधरें। और वो सुधरेंगे तब, बिकॉज मैं जानता हूं, मेरा काफ़ी मेरा एक ब्रिगेड था मेरे पास में कॉन्गो के अंदर, मैं इनसे काफ़ी मेरा तिलमाल रहा है बाहर यूनाइटेड नेशंस के अंदर। मैं आपको इतना बता दूं कि अगर हम इन्हें ब्लीड करेंगे, इनके अंदर एक ऐसी इनसिक्योरिटी पैदा होगी, इनके कंटोनमेंट्स के अंदर, इनके और जगह के ऊपर, और आप देखेंगे जैसे इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, इनकी कमिटमेंट्स बढ़ेंगी पाकिस्तान के अंदर, देन दे विल रियलाइज दैट इट इज नॉट इजी एंड वी गॉट टू गिव देम द टेस्ट ऑफ द सेम मेडिसिन दैट दे बीन गिविंग अस। आई थिंक इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो इसमें आम भारतीय को सेना के साथ और देश के साथ जुड़ना होगा कि पाकिस्तान की कोई चीज हम नहीं इस्तेमाल करेंगे तब तक जब तक पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है। तो इसमें हर भारतीय को जुड़ना भी होगा। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो हमने देखा कि एक आतंकवादी को मारा, बुरहान वानी नामक आतंकवादी को, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर जल उठा, कश्मीर घाटी खासतौर पर जल उठी। क्या हमारी कश्मीर में रणनीति पूरी तरह से फेल हो गई है कि आतंकवादी मरता है और कश्मीर 4 महीने तक जलता है? जनरल मलिक, पहली तो बात है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बुरहान वानी एक आतंकवादी था, और अभी तो खैर आप लोगों ने चैनल्स के ऊपर भी देखा है उसकी जो कॉन्वर्सेशन रही है हाफिज सईद के साथ में। और हमारे में से कई नेता थे जो कहते थे कि अगर हमको पहले पता होता तो हम कहते आर्मी को कि उसको मारो मत। आपने आर्मी को वहां पर लगाया है आतंकवादी को मारने के लिए, और आप कहते हो कि नहीं, उसको हमको पहले पता होता तो हम मारने ही नहीं देते। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ समय से हमारी पॉलिटिक्स जो है वो एक फोकस पॉलिटिक्स नहीं रही है अगेंस्ट आतंकवाद। कभी हम किसी को एनकरेज देते हैं, कभी किसी को एनकरेजमेंट देते हैं, तो मुझे उसमें कोई फोकस नज़र नहीं आ रहा है। लेट मी टेल यू कि कश्मीर के अंदर इट इज़ नॉट द फेलियर ऑफ द आर्मी, इट इज़ नॉट द फेलियर ऑफ द मिलिट्री। कश्मीर प्रॉब्लम जो है इट कैन ओनली बी सॉर्टेड आउट बाय पॉलिटिक्स,
and I have no hesitation in saying that politics has failed us, and that is why you have seen the situation go from bad to worse. And when there was a chance उसको improve करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, तो हम वो चांस छोड़ देते हैं, गवा देते हैं। अभी जो ये नोटबंदी या नोट बदली हुई है, डीमोनेटाइजेशन शुरू हुआ है, क्या इसका जनरल बिक्रम सिंह जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद पर, अलगाववाद पर और पाकिस्तान से जो फेक करेंसी आ रही थी उस पर कोई इंपैक्ट होगा? यकीनन ये होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, पक्का। लेकिन आपने देखा होगा कि काफ़ी नोट पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान ने ऑलरेडी प्रिंट करने शुरू कर दिए हैं। तो आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसके तहत एक नोट को बिल्कुल हूबहू उसी प्रकार से बनाना जैसे कि हमारा नोट है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। तो अगर ऐसी चीज़ चलती रहेगी तो उनके पास पैसा आता रहेगा। कुछ दिन पहले टेररिस्ट पकड़े गए, उनके पास में पैसे थे। देखिए, जहाँ तक सवाल आप बात कर रहे हैं टेररिस्ट की, अपनी ऑपरेशंस वहाँ पे हैं, हमारे ऑपरेशन बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। लेकिन जैसे जनरल मलिक ने बताया, एक जो पॉलिटिकल रवैया है स्टेट के अंदर, वो बहुत मैटर करता है। और मैं भी वहाँ रहा हूँ, मैंने 1 सेक्टर को कमांड किया अनंतनाग के अंदर, मैंने 15 कोर को भी कमांड किया है बदामी बाग के अंदर, कश्मीर के अंदर, और मैं पूरे इलाके को जानता हूँ। देखिए, जो साउथ कश्मीर का इलाका है उसके अंदर हिजबुल मुजाहिदीन का काफ़ी प्रभाव रहा है। वो दे हैव एंजॉयड अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ सपोर्ट, इसमें मेरे को कोई शक नहीं है बोलने के लिए। साउथ कश्मीर के अंदर उनको काफ़ी बढ़ावा मिलता रहा है। तो यही एक कारण था कि जिसके कारण त्राल के अंदर, त्राल का एक ऐसा इलाका है जहाँ के मैंने खुद जाके ऑपरेशन किए हुए हैं, उसके चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और एंट्री सिर्फ 1 और 2 जगह से है। तो जब भी आर्मी अंदर जाती है तो त्राल के अंदर आप देख सकते हैं कि आर्मी अंदर, सेना अंदर आ रही है, तो टेररिस्ट वहाँ से घुप के जंगलों में घुस जाते हैं। तो ये कारण है कि त्राल के अंदर टेररिस्ट जो हैं काफ़ी सर्वाइव कर चुके हैं। जो अपना वाणी था ये वहीं का था, त्राल का था। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं, मैं आपको इतना बता दूं, सिर्फ उसके अंदर अभी कोई ब्रेक नहीं आनी चाहिए। जिस प्रकार से जो हमारे फोर्स लेवल्स हैं वो डाइल्यूट नहीं होने चाहिए। जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है वो चलता रहना चाहिए। उसके ऊपर कोई, ना तो उसको हमने रिफॉर्मेट करना चाहिए और ना उसे हमने वहां से कोई रिमूव करना चाहिए, डीनोटिफाई नहीं करना चाहिए किसी इलाके के अंदर। ये पॉलिटिकल प्रेशर्स आते रहेंगे, एक मजबूत गवर्नमेंट को इसे बर्दाश्त करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस जंग को हम ले चलें कंक्लूजन की तरफ और ख़त्म कर सकें, तो हमें ये जो एक लीगल कवर है सेना के लिए उसे बरकरार रखना पड़ेगा। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को ना तो डिलूट करने देंगे हम, और ना हम उसे कहीं से डीनोटिफाई करने देंगे। साथ ही साथ जो हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं ठीक सेना के साथ में चलने चाहिए। आर्मी को आपने देखा होगा, अभी रक्षा मंत्री जी ने बोला है कि जो टेक्नोलॉजी है वो दी जाएगी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सर्वेलेंस के लिए। तो अगर हम टेक्नोलॉजी देते हैं और एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन जो नजरिया अभी जा रहा है, देखिए पहले अगर हम देखते तो एनी गवर्नमेंट वुड हैव स्कम्ड टू द प्रेशर्स ऑफ व्हाटएवर दे वर बिल्डिंग अप इन कश्मीर। लेकिन आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने स्कम नहीं किया। गवर्नमेंट हैज कंटिन्यूड विद इट्स पॉलिसी एंड यू विल फाइंड स्लोली सिचुएशन विल इंप्रूव। ये सिचुएशन खराब की जा रही थी जो पैसा बाहर से आ रहा था, और वो पैसा आज बंद हो रहा है। आज इस गवर्नमेंट ने जो जितने एनजीओज थे जो बाहर का फॉरेन फंड्स लाके कश्मीर के अंदर भेज रहे थे, उन एनजीओज को आज अकाउंटेबल बना दिया है, उस एनजीओज को बंद कर दिया है। तो विद द क्लैम्प डाउन ऑन द एनजीओज, with stopping the money coming in, with infiltration stopping and we beefing up our counter infiltration grid, and जो हमारे people friendly operations हैं वो अगर चलते रहेंगे, आप मेरे से लिख के ले लीजिए, हालात जम्मू कश्मीर के अंदर सुधरेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये, जैसे जनरल साहब ने बताया कि अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल जो प्रेशर्स हैं उसके तहत जो कि स्टेट गवर्नमेंट से आते हैं, हम यहाँ तो कभी आर्म फोर्सेस स्पेशल की पार्ट की बात करते हैं, जब कभी हम प्रेशर के नीचे आ जाते हैं कि वहाँ से उस कंपनी को उठाया जाए, वहाँ से उस बटालियन को हटाया जाए। तो इन प्रेशर्स को हमें वार्ड ऑफ करना पड़ेगा ताकि जो हमारी एक नीति है, जो हमारी स्ट्रैटेजी है, हम उसे आगे लेके जा सकें। लेकिन जनरल मलिक, हम देख ये रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके बयान आते हैं कि जो हुर्रियत कर रहा है सही है, आज़ादी की जंग चलती रहनी चाहिए। तो जो लोग सत्ता में रह चुके हैं, दशकों तक सत्ता में रह चुके हैं, सत्ता का सुख भोग चुके हैं, वो विपक्ष में आकर अगर अलगाववादियों की भाषा बोले तो फिर कैसे इस समस्या पर विजय पाई जाएगी? क्योंकि 60 साल तक अगर हम इस पर विजय नहीं पा पाए हैं तो कहीं ना कहीं गलती तो हमारी ही है। नहीं, मैं वही बता रहा था आपको कि पॉलिटिक्स
इज द मेन रीज़न कि हम लोग कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं। मैं डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला को काफ़ी अच्छी तरह से जानता हूं और मैं ये बहुत कहना चाहता हूं कि उनकी जो अभी मैं देखता हूं कि बदल गई है, उनकी एटीट्यूड बदल गई है। आई थिंक ये चीप पॉपुलैरिटी विन करने की वहाँ पर कोशिश हो रही है, क्योंकि आप अपोजिशन में हैं दूसरी पार्टी के साथ, पीडीपी और बीजेपी की, तो आप चीप पॉपुलैरिटी आप इससे अर्न करना चाहते हैं, पर आपको ये नहीं नज़र आता कि आप क्या नुकसान कर रहे हैं अपने कश्मीरियों का वहाँ पर। तो ऐसे ही पॉलिटिक्स जो वहाँ पर चलती है वो सिचुएशन को ख़राब कर देती है, और फिर उसके बाद में आप ब्लेम करना शुरू कर देते हो कि आर्मी ने ये किया, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट क्यों चल रहा है ना। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक लीगल रिक्वायरमेंट है। जिस दिन आप ये हटा दोगे, और अब मैं अपने फौजियों को नहीं भेज सकता कि ये काम करके आओ, क्योंकि मुझे बोलेगा कि मेरे पास तो लीगल कवर ही नहीं है, मैं क्यों करूं, वो मेरा कहना नहीं मानेगा। ये बात समझने की जरूरत है जी। तो इसलिए हम लोगों को कई चीज़ों को जो है अपनी फेलियर को हम उसको कवर करना चाहते हैं बाय फायरिंग द गन ऑन समबडी एल्सेस शोल्डर, व्हिच इज नॉट राइट। एक मुद्दा कुछ समय पहले आपने रक्षा मंत्री का जिक्र किया, तो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने एक बुक रिलीज के दौरान ब्रिगेडियर गुरमीत कंवल की किताब जो न्यू अर्थशास्त्र जब आई थी, तो उसमें यह कहा था कि जो नो फर्स्ट यूज है, हमारी परमाणु नीति है, उस पर एक बार पुनर्विचार होना चाहिए। उसको 1998 में आई थी, 1998 के बाद अब इतना अरसा बीत गया, तो वी शुड रीलुक इट। आपका जल सिंह उस पर क्या मानना है? हाँ गौरव, आप ठीक कह रहे हैं कि एक्चुअली ये 2003 के अंदर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसे पास किया था। जो आप पहले कह रहे हैं, उस टाइम ये एक ड्राफ्ट डॉक्ट्रिन थी, जो कि बाद में 2003 के अंदर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसे पास किया था। देखिए, जो एक नो फर्स्ट यूज का जो एक मुद्दा है, ये एक सेंट्रलिटी है हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की, और ये सेंटर पीस है ये। तो इसे जरूरी नहीं कि हम बदलें, लेकिन जो रक्षा मंत्री जी ने कहा निहायत जरूरी है, और मैं समझता हूं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो आर्मी हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, कहीं भी हो, आपको जब तक आप जो एनवायरमेंटल रियलिटीज हैं उसके साथ में रेलेवेंट नहीं रहेंगे, तो आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। एक अच्छी वाइब्रेंट रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशन या आर्मी को बनाए रखने के लिए आपको अडेप्ट करना पड़ेगा जो एनवायरमेंटल रियलिटीज जो चेंज हो रही हैं उनके तहत। और चेंज क्या हो रहा है? पाकिस्तान ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बना लिया है। आज जो एक दोस्ताना चल रहा है पाकिस्तान और चीन के बीच में, ये बहुत महत्वपूर्ण, आप जानते हैं। अब इन दो चीजों को नजर में रखते हुए, और दूसरी बात देखिए, अगर पाकिस्तान एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल कर सकता है अपनी कन्वेंशनल वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी की जो इनएडिक्वेसीज हैं उनको पूरा करने के लिए, तो हमें क्या रोकता है कि हम जो हमारी इनएडिक्वेसीज हैं चीन के खिलाफ, वो हम पूरी ना करें? तो मैं कहता हूं कि आप बदली मत करें, ये सेंट्रलिटी एक सेंटर पीस है आपकी, लेकिन आप ट्विक कर सकते हैं। और मैंने एक मेरा जो कॉलम था उसमें लिखा भी था मैंने कि देखिए, आप कह सकते हैं दैट व्हाइल एंडोर्सिंग नो फर्स्ट यूज, इंडिया रिजर्व्स द राइट to use its nuclear weapons should its sovereignty or territorial integrity be threatened। इसमें कोई हमारा कोई जो एक मॉरलिस्ट हाई पेडेस्टल हाई टेबल का जो हमारा एक पोजीशन है एज अ रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल प्लेयर, वो नीचे नहीं होता है। जल हम मलिक अपनी डिफेंस की बात कर रहे हैं। जी, जल मलिक, इसका पाकिस्तान पर क्या असर हुआ? क्योंकि उन मनोहर पर्रिकर के कहते ही पाकिस्तान में फड़फड़ाने लगे वो उनके जनरल। हमारे भी यहाँ पर उसका असर आपने देखा, यहाँ पर क्या हुआ, सब लोगों ने शोर मचाया। अब कोई भी पॉलिसी हो उसको रिव्यू करना तो गवर्नमेंट का काम है जब जरूरत पड़ती है तो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा जो डॉक्ट्रिन है, एक दफ़ा पहले अमेंड कर चुके हैं। मैं मेंबर था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का, जब हम केमिकल बायोलॉजिकल अटैक के बारे में, उसको भी हम इस डॉक्ट्रिन के अंदर लेके आए थे कि अगर किसी ने वो इस्तेमाल किए तो हम ये कर सकते हैं। तो दैट इज़ वन। रिव्यूइंग ऑफ ए पॉलिसी इज ऑलवेज द कंसर्न ऑफ ए गवर्नमेंट, एंड उनको हम मना नहीं कर सकते, शोर शराबा इतना नहीं मचा सकते, उनको डिफेंसिव पे नहीं ला सकते। दूसरी बात ये भी आपको बता दूं कि जब रक्षा मंत्री ने ये बोला, मैं उनके साथ में बैठा हुआ था जी। बुक रिलीज में, क्योंकि उस बुक में भी मेरा एक चैप्टर है। तो उस वक्त
उन्होंने बात शुरू की कि हमको अनप्रेडिक्टेबल रहना चाहिए। अब मेरे ख्याल में कोई भी इस बात को मना नहीं कर सकता। फौज का काम है जो भी काम करे तो वो अनप्रेडिक्टेबल रहे, एम्बिग्विटी उसके भी काम में थोड़ी सी बहुत होनी चाहिए। वो इस मुद्दे को लेके चले थे कि हमको कुछ अपनी एम्बिग्विटी रहनी चाहिए हमारे डॉक्ट्रिन के अंदर, तब उन्होंने शुरू किया था। कोई भी ऑपरेशन भी हम करें, हम बड़ा ऑपरेशन जब करें तो मैं भी यही चाहता हूं कि वो अनप्रेडिक्टेबल हो, वो प्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपको मालूम है कि उसका असर इतना पूरा नहीं होगा। तो उस लिहाज से उन्होंने बातचीत की थी। पाकिस्तान को घेरने के लिए, और अगर हम मानते हैं कि हमारे देश पर जो सबसे बड़ा खतरा है इस समय वो पाकिस्तानी आतंकवाद का है, तो पाकिस्तान को घेरने के लिए क्या अफगानिस्तान का रास्ता भी अपनाना चाहिए? क्योंकि अभी मैं हार्ट ऑफ एशिया कवर कर रहा था अमृतसर में, जितनी आग अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने उस समय उगली पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ, मतलब उसके सामने तो भारत बिल्कुल डव लग रहा था। जिस तरह से पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा कि आतंकवाद 1 महीने नहीं टिक सकता अगर पाकिस्तान का समर्थन ना हो अफगानिस्तान में। देखिए, जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, जो देश का नजरिया रहा है वो ये है कि हम ट्रेनिंग देंगे। इसे इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन की भाषा में कहते हैं सिक्योरिटी सेक्टर रिफॉर्म्स। जब एक मुल्क लड़ाई के दौर से गुजर के बाहर आता है तो उसकी सेना को तैयार करने के लिए जो कार्रवाई की जाती है और इंटरनेशनल कम्युनिटी इकट्ठी होकर जो कार्रवाई करती है उसे कहते हैं सिक्योरिटी सेक्टर रिफॉर्म्स, जिसके अंदर उनकी डॉक्ट्रिन्स, उनकी स्ट्रैटेजी, उनके लड़ाई करने का तरीका, उनका इक्विपमेंट। तो हमें जो इक्विपमेंट है उसके अंदर हम उनकी मदद कर सकते हैं, ट्रेनिंग के अंदर हमने उनकी मदद की है। लेकिन जहां तक सवाल है हमारे, और वहां पे आपने देखा होगा हमारा तकरीबन 2 बिलियन से ज़्यादा और भी 1 बिलियन और प्लेज किया गया है, ये इतने पैसे हमने वहां पे दिए हुए हैं। तो उस जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार किया उसकी सिक्योरिटी के लिए हमारे जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जो दस्ते हैं वो सिक्योरिटी उनको दे रहे हैं। लेकिन मैं सोचूंगा ये जरूरी नहीं है कि हमारे जो रेगुलर आर्मी के बूट्स हों वो अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जाएं। लेकिन हमें एक कैपेबिलिटी तैयार करनी है, वो है स्पेशल फोर्सेस कमांड की। जब मैं चीफ था ये हमने प्रस्ताव गवर्नमेंट को भेजा था। निहायत जरूरी है कि स्पेशल फोर्सेस, क्योंकि जैसे जैसे हमारा मुल्क बढ़ेगा, जैसे हमारा मुल्क एक रीजनल पावर बनता है, ग्लोबल पावर बनता है, तो कंपैटिबिलिटी मिलिट्री की होनी चाहिए। डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर जब प्रोग्रेस करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के तहत, नेशनल स्ट्रैटेजी के तहत, तो मिलिट्री की कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। वो कंपैटिबिलिटी जब हम ट्रांस एलसी, जब रीजन के अंदर, ग्लोब के अंदर जब हमारी गवर्नमेंट का जब दबाव बढ़ेगा, हमारा एक किस्म का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, तो एक स्पेशल फोर्सेस कमांड जिसका हमने एक प्रस्ताव दिया था उसका बनाना जरूरी है, ताकि हमारे पास एलीट फोर्सेस हों जो कि स्ट्रेटेजिक रीच, जो कि नेवी और एयरफोर्स के तहत उसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने जो बूट्स हैं वो वहां पे ले जा सकें जहां पे हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है, ताकि जो हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं हम उनकी सुरक्षा कर सकें। तो ये कैपेबिलिटी मैं चाहूंगा, ना कि हम कुछ अफगानिस्तान में रखें अपने रेगुलर फोर्सेस को। एक काबिलियत होनी चाहिए जो कि एक वर्सेटाइल एक काबिलियत है जो कि जहां चाहिए वहां पहुंच के कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि अफगानिस्तान के बारे में अगर बात करें, और आप दोनों तो आपसे ज्यादा इसको कौन जानता है कि अफगानिस्तान की आर्मी बहुत मजबूती से लड़ रही है पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ, और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन अफगानिस्तान में भी न केवल हमारे दूतावास में उन्होंने हमारे एक डिफेंस अटैचे को मारा और डिप्लोमेट को, वो हमारी एम्बेसीज को और इंटरेस्ट को लगातार टारगेट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या भारत को अफगानिस्तान को टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स, जो कुछ उन्हें चाहिए हमें उन्हें मुहैया कराने चाहिए? जनरल मलिक, उनको जितनी मदद दे सकते हैं वो करनी चाहिए। बाकी कुछ चीज़ें जनरल बिक्रम सिंह ने बोली हैं, उसके साथ में मैं इंटेलिजेंस के बारे में भी बोलूँगा कि उसके साथ में भी अच्छा मिलाप होना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को इंटेलिजेंस की भी मदद दे सकें। पर एक बात समझने की, जो जनरल बिक्रम सिंह ने बोला है, हमारे पास स्पेशल फोर्सेज हैं, लेकिन स्पेशल फोर्सेस को हम अभी तक टैक्टिकल काम पे लगाते हैं, स्ट्रेटेजिक काम के लिए उनको हमने बनाया नहीं है, उनकी कैपेसिटी नहीं की है। अगर आप इस साउथ एशिया के एरिया में अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो आपकी जो अपनी इंटरेस्ट हैं उनको वहाँ पर जाने के लिए आपको स्ट्रेटेजिक फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस बनानी पड़ेगी। जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनको आपको स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी देनी पड़ेगी, और उसका मतलब यह है कि उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की
जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो इकट्ठी होकर और उनको मिशन ऐसे देने की आपको इजाज़त देनी पड़ेगी जब ज़रूरत पड़ती है, ताकि आप उनको इस्तेमाल कर सकें। तो दिस इज़ वन कैपेबिलिटी जो अभी इस वक्त हमारे पास, हम एडहॉक तो इकट्ठे कर सकते हैं। कैक्टस के टाइम के ऊपर मालदीव भी हमने कर ली थी, लेकिन वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है ऐसी कैपेबिलिटी। मतलब वो बड़ी सोच हमें चाहिए कि भारत का दबदबा इस पूरे क्षेत्र में हो। लेकिन जैसे ही हम इस दबदबे की बात करते हैं तो ड्रैगन आ जाता है रास्ते में। तो उसका इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। दबदबे के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जी, चीन ऐसा हौवा बनकर आ जाता है। 1962 में जो हमारी शिकस्त हुई, हम उसकी तो बात करते हैं, लेकिन 1962 में ही जो हमारी जीत हुई रिजांगला, जिसमें हमारे 120 सिपाहियों ने लगभग 5000 चाइनीज सैनिकों को रोके रखा और 1500-2000 से ज्यादा मार दिया। 120 सिपाहियों ने, वो कहानी हम अपने देश में नहीं बताते। या सुंदरोंगचू या सिक्किम में, जो नॉर्थ सिक्किम में हमने चीन को खदेड़ा, वो हम अपने देश में नहीं बता पाते। तो क्या आज की डेट में हमारे पास वो कैपेबिलिटीज हैं कि अगर चीन कोई दुस्साहस करे तो वो दोबारा 62 नहीं कर पाएगा? आपने नाथुला के बारे में मेंशन नहीं किया। 1967 के अंदर वहाँ पर भी हमने उनको काफ़ी चोट पहुँचाई थी। उस वक्त मैं मेजर था। तो ये कैपेबिलिटी जगह जगह के ऊपर है, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने अपना पहली तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ा दिया है, अच्छा कर दिया है, तो उनकी कैपेबिलिटी जो है अभी पूरे के पूरे बॉर्डर के ऊपर फैल गई है। 3000 किलोमीटर जितना भी बॉर्डर है, वो कैपेबिलिटी हम कर सकते हैं, हमारे में ताकत है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक हो जाए। तो मैं समझता हूं कि पहली बात तो ये है कि हमको वहाँ अपने जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने की ज़रूरत है। अभी हम कहते तो हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जहाँ पर हेलीकॉप्टर बोर्न ऑपरेशन कर सकें, ऐसी चीज़ें कर सकें। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि चाहे चीन कहता रहे कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, बाय फोर्स वो अरुणाचल प्रदेश को कभी जीत नहीं पाएंगे। उनके ये हिम्मत नहीं है। हमारे में काफ़ी कैपेबिलिटी है, हम उसको डिफेंड कर सकते हैं, हमको मालूम है। लेकिन छोटी मोटी जो चीज़ें हैं जहाँ पर, उस चीज़ को भी रोकने के लिए हमको थोड़ा अपनी कैपेसिटी बनाने की ज़रूरत है, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस। आप आर्मी कमांडर ईस्टर्न कमांड भी रहे, तो एज आर्मी कमांडर ईस्टर्न कमांड आज की डेट में हमारे पास वो शक्ति और वो सैन्य क्षमता है कि अगर चीन कुछ दुस्साहस करे, या वो दुस्साहस करने का सोचे भी नहीं, ये सोचकर कि भारत के पास अब ये मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं? देखिए गौरव, पहली बात तो ये है कि जो हमारा आज का रवैया चीन के साथ में है, ये काफ़ी एक दोस्ती वाला नज़रिया है। और ख़ास तौर पे बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो कि 2013 के अंदर जो साइन हुआ था, उसके तहत जो एक मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन बहुत बड़ा है। और आपने देखा होगा टीवी के ऊपर, शायद आप ही का चैनल दिखा रहा था, जो एक एक्सरसाइज चल रही है चीन के साथ में। तो अभी एक काफ़ी भाईचारा जो है वो टेक्निकल लेवल के ऊपर क्रिएट हो रहा है। लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर अगर आप बात करते हैं कि क्या चीन जो उसकी डिप्लोमेसी है उसे कन्वर्ट करेगा इनटू द यूज ऑफ फोर्स टू सपोर्ट एन ऑल टाइम स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड अ फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, ये डिपेंड करता है। उसके अंदर जब मैंने फिर बोला, जो हमारी स्ट्रैटेजी, नेशनल स्ट्रैटेजी होगी, वो हमें डिप्लोमेटिकली उसे एंगेज रखना पड़ेगा कि देखिए हम हमारे जो हमें ये खून हमारा बहा रहा है, हम उसे डील करने के लिए उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने पूछा, हमारे पास आज डिफेंसिव कैपेबिलिटी है पाकिस्तान को रोकने के लिए। ये मैं आपको बता दूं, जो क्रिएशंस हुई हैं पिछले 5-6 सालों के अंदर, उसके अंदर बहुत हमारी काबिलियत बढ़ी है डिफेंस के लिए। और साथ ही साथ एक जो माउंटेन स्ट्राइक कोर आ रही है, माउंटेन स्ट्राइक कोर में काबिलियत ये होगी कि देखिए जंग जब लड़ी जाती है, तो जब नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर जब लड़ाई के बाद में जब डिस्कशंस चलती हैं, तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो क्या मांगती है सेना से? वो मांगती है चंद एक मिलिट्री कंडीशंस जो कि उसे एक थोड़ा नॉच ऊपर रखेंगे नेगोशिएशंस के द्वारा। और वो कैसे आता है? वो आता है रियल एस्टेट को कैप्चर करके।
ग्राउंड को कैप्चर करके। तो जब आपके पास में माउंटेन स्ट्राइक और आ जाएगी तो आप एक जो काफी चंक ऑफ एरिया है चीन के अंदर, कहीं भी हो, कोई जरूरी नहीं कि ये सिर्फ चीन के खिलाफ हमने बनाई है, ये हम पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कैपेबिलिटी टू क्रिएट मिलिट्री कंडीशंस दैट अलाउ द फुलफिलमेंट ऑफ द पॉलिटिकल एंड स्टेट। बेसिकली नजरिया ये है जब फौज का हम इस्तेमाल करते हैं लड़ाई के अंदर। लेकिन ऐसी स्थिति में हम लोग एक ताकतवर सेना है, लेकिन आतंकवाद से निपटने के लिए हमारी उस कैपेबिलिटी को हम कैसे हार्नेस करें कि अगली बार पाकिस्तान एक नगरोटा करने से पहले 100 बार सोचे कि अगर वो एक हमारा एक मारे तो उसके 10 से ज्यादा मारे जाएंगे। ये पाकिस्तान को हम कैसे बता सकते हैं? जी चाहेंगे मैं आंसर करूं? ठीक है, तो ही इज बेटर प्लेस्ड, बट देखिए ऐसे है कि जहां तक मैंने पहले कहा था लोहे को लोहा काटता है, जहां तक टेररिस्ट हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, हमारी पोजीशंस के ऊपर, हमारे कंटोनमेंट्स के अंदर, उनके खिलाफ हमें एक एसिमेट्रिक कैपेबिलिटी तैयार करनी पड़ेगी। और हमारे पास वो काबिलियत है, इन्हें कहते हैं कोवर्ट ऑपरेशंस, जिसके अंदर की अपने लोग भी इस्तेमाल करके आप जाके स्ट्राइक करके आ सकते हैं। उनके जो लीडर्स जो घूम रहे हैं उनके इलाके के अंदर और हुक्म दे रहे हैं गलत काम करने के लिए भारत के खिलाफ, उनको टारगेट करने के लिए। तो जब ये कार्रवाई हम शुरू कर देंगे तो यकीनन ये थोड़ा श्रिंक करेंगे, ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इनकी जो आज इनके अंदर जज्बा है हिंदुस्तान को मारने का, वो थोड़ा कम होगा। तो कार्रवाई हमें ऐसी करनी पड़ेगी, एसिमेट्रिक कैपेबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था, हमें भी कार्रवाई करनी जैसे वो कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, पीओके के अंदर और इलाके जहाँ के अंदर जहाँ पे ये थोड़ी गड़बड़ चल रही है, हमें इसे लेवरेज करना पड़ेगा टू आवर एडवांटेज, ताकि पाकिस्तान को, सेना को अपने अंदरूनी हालात की तरफ ज़्यादा देखना पड़े, ना कि बाहर की तरफ। पाकिस्तानी सेना कमजोर होगी तो भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधरेंगे। पाकिस्तान अगर जेली स्टेट रहेगा तो भारत ज्यादा सुरक्षित रहेगा। क्या ये सही आकलन है स्थिति का, जनरल मलिक? हाँ बिल्कुल। अगर हम लोग कहते हैं कि दो डेमोक्रेटिक कंट्री, ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्रीज, वो आपस में लड़ते नहीं हैं। इस वक्त पाकिस्तान को आप ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते हो, क्योंकि वहाँ पर तो प्राइम मिनिस्टर को भी हुक्म लेना पड़ता है मिलिट्री से। सो अगर वहाँ पर आप ऐसी कंडीशन ले आए ताकि पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी मिलिट्री इट फंक्शंस जैसे हम लोग फंक्शन करते हैं इंडिया के अंदर, और वो वहाँ से हुक्म लेती है, तो मुझे इसमें कोई शक नहीं। और उसके साथ साथ में इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, अगर ये दोनों चीज़ें आ जाएं तो फिर लड़ाई के चांसेस नहीं रहेंगे। लड़ाई से ज्यादा आतंकवाद से कैसे निपटे? वो तो पाकिस्तान जानता है वो हमसे लड़ नहीं सकता, ना उसके पास उतने हथियार हैं, ना उनके पास उतनी पावर है। आतंकवाद कैसे रोके? कई हाथ में देख रहा हूं बीच बीच में उठ रहे हैं लोग, आप दोनों से प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो एक एक करके आपको थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। जो प्रश्न पूछना चाहते हैं आप आगे आ जाइए, माइक हम आप तक पहुंचाते हैं तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, you have a question there, Ravi sir. Can we get a mic to him, please? Thank you. You have the concepts of the next army, fourth generation warfare, the army. Sir, हिंदी में हिंदी में प्रश्न हिंदी में. Sorry, can I ask in English? Well, you have the concepts of the fourth generation warfare, next army, army after next, and fifth generation warfare. So how do you see the scenario of how warfare will evolve in South Asia in, let's say, 2030 AD, 2040 AD, 2050 AD, in terms of force multipliers, asymmetric warfare with plausible deniability, and maybe even a nuclear kind of scenario? I think we both can answer that. Firstly, I don't see an all-out war between India, Pakistan or India, China. Okay? द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो तीनों नेशंस के पास है, वो एक ऑल आउट वॉर इजाज़त नहीं देगी अनलेस पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा बददिमाग आदमी आ जाए जो इरेशनल काम करने में तुला हुआ हो, तो मुशर्रफ वो उसके अलावा, बट अदरवाइज रैशनल थिंकिंग में वो नहीं है। और अगर वो नहीं होता, ऐसी लड़ाई नहीं हो सकती है, तो जैसा आपने बोला कि एसिमेट्रिक वॉर और हाइब्रिड वॉर हम लोग उसको बोलते हैं,
और फोकस मोर ऑन साइबर वॉर और समथिंग फ्रॉम स्काई, और उसके साथ साथ में अनप्रिडिक्टेबिलिटी, वो एक बड़ा मेजर फैक्टर हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, और वो इस वक्त ज़्यादा चांसेस हैं पाकिस्तान के साथ में, क्योंकि हमारे इस वक्त रिलेशन चाइना के साथ में इतने ख़राब नहीं हैं। पर अगर वहाँ पर भी ऐसा ना हो तो अच्छी बात है। अगर उनके साथ में भी और बिगड़ जाएं तो वहाँ पर भी बॉर्डर के ऊपर ऐसी बातें हो सकती हैं। और ये बातें जो हैं मिलिट्री को ज़्यादा मालूम है इस चीज़ों के बारे में, क्योंकि हम लोग तो सब पढ़ते रहते हैं, हम इसके बारे में लिखते रहते हैं। मुश्किल ये है कि हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप या बाकी जो दूसरे अपने आप को पॉलिसी मेकिंग में बनाते हैं, उनको शायद इतनी ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में अभी समझ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये पब्लिक में जितनी जल्दी ये समझ आ जाए कि किस तरीके से लड़ाई हो सकती है, तो उससे पूरी देश को फ़ायदा होगा। आपका जो ये सवाल है, आई थिंक इट गेट्स इनटू द वेरी कंसेप्चुअल रियल्म। देखिए ऐसे है कि जैसे जनरल साहब ने बताया, लैंड, एयर और सी के अंदर जो है वो कार्रवाई चलती रहेगी, लेकिन कन्वेंशनल की जगह पे एसिमेट्रिक, जो आप 4th जनरेशन की बात कर रहे हैं, उसके अंदर चलती रहेगी। लेकिन दो और एक जो उनके जो डायमेंशंस हैं जिनको आज तक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, वो है साइबर। साइबर भी काफ़ी हद तक हो चुका है, अगर देखा जाए चीन ने बहुत इस्तेमाल किया, पाकिस्तान में इस्तेमाल किया, हम भी कर रहे हैं। साइबर और स्पेस जो है, इनको मिला के ये इसके अंदर बढ़ोतरी आएगी, आप देखेंगे ये कार्रवाई चलेगी। और बाकी जहाँ तक सवाल है लड़ाई का, इट इज़ गोइंग टू बी मोर ऑन इन द एसिमेट्रिक डोमेन, जिसके अंदर साइबर सिक्योरिटी की उन्होंने बात की है। नॉन किनेटिक जो अरीना है उसके अंदर ज़्यादा कार्रवाई चलेगी, ना कि किनेटिक के अंदर। और बाकी इतने भी हालात ख़राब नहीं होंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो फ्यूचर वॉर्स होंगे, उनके जो ट्रिगर्स होंगे, या तो होगा यूथ बल्ज, या होगा एनर्जी सिक्योरिटी, और या होगा वाटर सिक्योरिटी। आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज हो रही है, क्लाइमेट चेंज के तहत आप देख रहे हैं पानी के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्लाइमेट बदली हो रहा है, जिसके साथ में वातावरण में तब्दीलियां आ रही हैं, जिसके ऊपर आप देखेंगे एक यूथ बल जो है, जो कि अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो नौकरियां ढूंढ रहा है, वो घूम रहे हैं, वो प्रेशर बनाएंगे। तो ये चंद एक कारण हैं जिनके कारण आप देखेंगे एक फ्रिक्शन पैदा होगी। उस फ्रिक्शन को कैसे हम डील करते हैं, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली या मिलिट्री का इस्तेमाल करते हुए, हमने देखना है। तो उसके अंदर प्रेशर हमने ना कि जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर करना है, लेकिन जो गवर्नमेंट जो उनको बढ़ावा दे के अंदर हिंदुस्तान के अंदर भेजने की कोशिश करेंगी, उनके ऊपर हमने कार्रवाई करनी है। सम हैंड्स आर गोइंग अप, लेकिन अब समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। श्वेता इशारा कर रही है कि समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। लेकिन प्लीज नेम द जर्नल यू वुड लाइक टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम, सो दैट वी डोंट हैव टू स्पीक एंड वी कैन सेव आवर टाइम एंड मोर क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। ओके, लास्ट क्वेश्चन। My question is to General Malik. Whatever we have been talking about Pakistan and China and all, but people at large think that a retired general could probably be a better defense minister. So do you think that the future defense ministers of this country should be the retired generals of the Indian Army? They would understand everything better, like General Malik just now said. Okay. General Malik, Policy makers don't understand the niceties. Thank you, sir. देखिए, most other countries now, even in democratic countries, आपने देखा होगा कि ये एटीट्यूड बदल रही है। दे हैव एक्सेप्टेड द सर्विस ऑफिसर, चाहे वो आर्मी का हो, नेवी का हो या एयरफोर्स का हो, और उनको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। लेकिन समहाउ हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। उसमें ये मुश्किल मैं देख रहा हूँ। पर चाहे कुछ भी हो, इस वक्त मैं समझता हूँ आप उसको डिफेंस मिनिस्टर नहीं बनाना चाहते, रक्षा मंत्री नहीं बनाना चाहते, तो कम से कम ऐसे एक्सपर्ट को, आई एम यूजिंग द वर्ड एक्सपर्ट को, आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो बना सकते हैं। क्योंकि इस वक्त हमारे पास एक मिनिस्टर है, एक या दो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, वहां पर भी आप नहीं लाना मांगते एक्सपर्टीज को। तो अभी ज़माना बिल्कुल बदल गया है, और आपको एक्सपर्टीज को हर हालत में, नॉट ओनली इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जहां पर पॉलिसी मेकिंग होती है, बट उसके साथ साथ में आपको पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भी लाने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूं कि अगर हम
एक ऐसे एक्सपर्ट को एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट इस वक्त ले आए तो उससे फायदा होगा। उसमें हम दोनों की जो सिविल और मिलिट्री रिलेशन जो हैं शायद उससे इंप्रूव हो सकते हैं। जनरल विक्रम सिंह, जनरल मलिक, आप दोनों इस मंच पर आए, बॉर्डर के बंदोबस्त की बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। एक संदेश जो साफ जाता है कि जो अगली लड़ाई है वो आतंकवाद के खिलाफ है, जिसमें पूरे देश को एकजुट होने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।